हेलो माय डियर फैंस एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी पार्ट 2 एग्जामिनेशन के लिए 50 क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी गेट के वन लाइनर्स हैं मेनली। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि कल आपको यही वाले क्वेश्चंस मिलेंगे एग्ज़ाम में, लेकिन जो यहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे वो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगे। तो चलो, बिना आपका टाइम गवाए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर है वो है, जस्ट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर टू मटेरियल्स इज गिवन एज बिलो। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट दिया गया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। मटेरियल ए इज मोर बटल देन मटेरियल बी, द ultimate strength of material B is more than that of A. With reference to the above statements, which of the following applies? Both the statements are false. Both statements are true. First one is true, second is false. And first one is false and second is true. तो हमें देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आप आसानी के साथ दे सकते हो कि पहला जो मटेरियल है इसकी जो व्हील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है और इसका जो व्हील्ड स्ट्रेन है वो बहुत ही कम है। तो हम देख सकते हैं कि मटेरियल ए इज़ मोर ब्रिटल दैन मटेरियल बी। ये बात बिल्कुल सही है। और जो दूसरा जो स्टेटमेंट है, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो यहाँ से अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको देख सकते हैं, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ मटेरियल ए की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बी। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ फॉल्स होल्ड होता है। बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं कि मटेरियल ए मोर ब्रिटल है दैन मटेरियल बी। इसकी व्हील्ड स्ट्रेन बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बी। और यहाँ पे जो व्हील्ड स्ट्रेंथ जो ए की है वो ज़्यादा है। तो यह है आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर लीनियर इलास्टिक सिस्टम द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन फॉर द स्ट्रेन एनर्जी इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक। तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट्स में कि वो अगर वो देखते हैं कि यहाँ पे बात की गई है स्ट्रेन एनर्जी की। तो अगर हम देख सकते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंट फार्मूला है, अगर हम इस वाली फार्मूला पे जाए तो यहाँ पे बच्चे लिख सकते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा। तो वो लीनियर पे मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। अगर यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमारे पास है कि स्ट्रेन एनर्जी जो होती है, स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो यह अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस को रिप्लेस करेंगे स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे हमारा जो बन जाएगा ये बन जाएगा हाफ ऑफ ई एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये हमारा जो है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो फंक्शन है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्क्वायर, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे आसानी के साथ दे सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक है आंसर। तो ये आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो है कि फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस इन एमपीए शोन इन द फिगर बिलो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन एमपीए। तो यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम आधा ही डाटा पढ़ते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चन को गलत करते हैं। यहाँ पे हम कोई लड़का ये भी कर सकता है कि वो यहाँ से मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस नहीं, वो यहाँ पे लीनियर नॉर्मल स्ट्रेस निकालेगा। तो फिर क्वेश्चन वहाँ से गलत हो सकता है। तो हमें अच्छी से क्वेश्चन को रीड करना है। तो यहाँ में बोला गया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ढूंढने को। तो ये हम बिल्कुल एनालिटिकल मेथड से हम कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो फार्मूला होती है मैक्सिमम स्ट्रेस शियर स्ट्रेस की, वो हमें पता है कि वो दैट इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मोर सर्कल, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिग्मा एक्स जो हमारे पास दिया गया है वो है 4 टेंसाइल, और यहाँ पे जो 2 दिया है वो कंप्रेसिव, तो नेगेटिव लेंगे हम तो ये बन जाएगा पॉजिटिव प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 3, दैट इज 9, 9 प्लस 16 रूट स्क्वायर रूट होल है इसके यहाँ पे, वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज़ 5। तो यहाँ पे 5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आप देख सकते हो। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हैं कि फेलियर थ्योरी पॉस्टुलेट फॉर मेटल्स हैज शोन इन 2 डायमेंशनल स्ट्रेस प्लेन, द थ्योरी इज कॉल्ड। इस वाली थ्योरी को क्या कहते हैं? पहला मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पे यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज दिए गए थे मेटल्स के लिए वो हमारे पास अलग अलग हैं। और यहाँ पे जो उनका जो
प्लेन बनता है, यहाँ जो उनके यहाँ पर 3D जो प्लेन बनता है वो डिफरेंट बनता है। और यहाँ पे जो दिया गया है ये है क्यूबाइड। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो मैक्सिमम स्टोरेज एनर्जी थ्योरी आप सभी को पता है, यहाँ पे हमारा जो बनता है वो इलिप्स बनता है, यहाँ पे जो बनता है वो होता है रेक्टेंगल, और यहाँ पे जो बनता है हमारे पास वो होता है यही वाली डायग्राम, दैट इज हेक्सागन। और यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी दी गई है इसमें भी बनता है हमारा पास इलिप्स। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि SSC मीन्स पार्ट 2 कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सर्कल्स क्वालिटेटिवली करेक्टली रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन अ बीम above the neutral axis where it is subject to combined shear and bending compressive stresses। तो मोर सर्कल यहाँ पे 4 दिए गए, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही करेक्ट करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये यहाँ पे जो आपका जो प्लेन लाई कर रहा है वो अबो न्यूट्रल एक्सिस है। तो अगर ये हमारे पास एक ट्रांसफर सेक्शन है, या हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट समझो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे है। तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंगली बताना है कि क्या आ सकता है इसका मोह सर्कल। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, बेंडिंग स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, और शेयर स्ट्रेस भी आएगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे तो मैक्सिमम आता है हमारा शेयर स्ट्रेस, और यहाँ पे जो अपर लेयर्स पे मैक्सिमम आता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसमें दोनों चीज़ें आएगी, और मैक्सिमम यहाँ पे ज़्यादा आएगा यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, बिकॉज न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो कंप्रेशन में होते हैं, ये आपको सभी को पता है, और यहाँ पे टेंशन में होते हैं। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेंसाइल दिया है इसने, टेंसाइल ज़्यादा है, तो ये तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लाई करेगा। ये तो बराबर है, जो यहाँ पे नहीं है, जो हमारे हिसाब से कंडीशन नहीं है। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया है कि, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्टली रिप्रेजेंट करता है गिवन कंडीशंस को। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कंप्रेशन मैक्सिमम दिया है यहाँ से, और थोड़ा सा टेंशन भी है, और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी मौजूद है। और जो चौथा है यहाँ पे बिल्कुल खाली टेंसाइल स्ट्रेस दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल भी हमारा आंसर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो मैक्सिमम जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास जो आंसर बन जाता है वो है सी ऑप्शन। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे गलती हो सकती है इनकरेक्ट और करेक्ट में। हम जल्दी में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये रीड करेंगे पिक द करेक्ट, फिर ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हमें आराम से यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करना है, पूरी तरीके से समझना है, काफ़ी टाइम है, और जो भी है यहाँ पर कैलकुलेटर भी दिया गया होगा, तो बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चंस में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ऑन द प्लेन विच कैरीज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस द शियर स्ट्रेस इज ज़ीरो। जो प्लेन होता है हमारे पास मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का, वहाँ पे शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बोला गया है प्रिंसिपल प्लेन्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, बिल्कुल सही बात है। ऑन द प्लेन विच कैरीज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस ज़ीरो, वो प्लेन जहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस ज़ीरो, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है, क्योंकि हमें पता है कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होते हैं उसमें नॉर्मल स्ट्रेस ज़ीरो बिल्कुल नहीं होते हैं, उसमें वो सिग्मा एवरेज के बराबर होते हैं, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है, a single bay portal frame of height h is fixed at the base is subject to horizontal displacement delta at the top, the base moment is developed as proportion to। तो यह हमारे पास बहुत जगहों पे आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा, किया भी होगा। यहाँ भी जो मोमेंट्स जनरेट होते हैं वो होते हैं, ये आपको याद ही होगा 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, जो कि एल स्क्वायर या ये जो एच है हमारे पास इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये वाला तो गलत, ये वाला सही और ये वाला भी गलत, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि
Identify the false statement from the following pertaining to effects to temperature rise delta T in the bar BD। अगर हम इस वाली BD, ये जो BD बार है हमारे पास, अगर हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। पहला जो स्टेटमेंट है, नो रिएक्शन डेवलप एट सपोर्ट AD, कोई भी रिएक्शन सपोर्ट पे जनरेट नहीं होगी। क्या ये गलत है या सही है। दूसरा बोला गया है द बार BD विल बी सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस, बार AC विल बी सब्जेक्ट टू कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड द बार BC विल बी सब्जेक्ट टू टेंसाइल फोर्स। तो हमें यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट निकालनी है कि फॉल्स स्टेट में यहाँ पे कौन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बी स्टेटमेंट है द बार BD विल सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्स या स्ट्रेस, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो BD है ये टेम्परेचर जब इसका राइज करेंगे हम तो ये बार जो है ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन जो यहाँ पे बाकी मेंबर्स जो है जो सपोर्ट्स जो है ये उसको एक्सटेंड नहीं होने देंगे। तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी। तो इसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो बी स्टेटमेंट फॉल्स है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस के रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि द स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ अ बीम इज गिवन एज, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ढूंढनी है आपको। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपकी स्टिफनेस आपको पता है किस के एंड जो एफ है वो एक दूसरे के इनवर्स रिलेटेड है, तो आप ये बिल्कुल आराम से कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल एक क्या करना है कि इसमें आपका बिल्कुल इन्वर्स ढूंढना है, आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स ढूंढना है। तो अगर आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स ढूंढना आता है तो बिल्कुल फिर ये आसान क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका इन्वर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड टू दैट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, सॉरी मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा था। तो डिटरमिनेंट हमें निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो जो 2x2 हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसका तो हम आराम से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास आपको पता होगा कि हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं ABCD फॉर एग्जांपल, हम सिंपल क्या करते हैं कि अगर हमें इसका एडजॉइंट निकालना होता है हम AD को एज इट इज लिखते हैं, AD को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, D की जगह A पे लाते हैं, A की जगह D पे लाते हैं। तो D यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इनकी जो अब ये वाले जो अपोजिट डायगोनल पे है इनकी हम साइन चेंज करते हैं खाली। तो यहाँ पे -C निकलेगा, यहाँ -B, तो बन जाएगा इसका ये एडजॉइंट। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तो सिंपल है, 2 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 है तो ये बन गया 2, ये बन गया 2, ये बन गया -1, ये बन गया -1। तो आप देखिए कौन सी मैट्रिक्स इसमें मैच कर सकती हैं। ये तो एक मैट्रिक्स है जो मैच करेगी, ये जो दूसरी है ये भी मैच कर रही हैं, ये जो तीसरी है ये भी मैच कर सकती है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हमें पूरा अब क्या करना पड़ेगा, हम इसका करेंगे अब डिटरमिनेंट कैलकुलेट। तो डिटरमिनेंट बिल्कुल आसान है इसका कैलकुलेट करना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 2 ज़र 4, 1 1 ज़र 1, दैट इज़ 4 - 1 दैट इज़ 3। तो 3 आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से 3 इसमें भी है, यहाँ भी 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आ सकता है। तो क्या करेंगे फिर, तो पहला आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे जो ये 2EIL दिया गया है ना ऊपर वाले में, ये भी यहाँ पे इन्वर्स होगा, ये नीचे आएगा। यहाँ पे अगर स्टिफनेस में 2EI/L होगा, यहाँ पे L/that आएगा। ये तो ये आपको पता ही है। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे करेंगे उसको हम कैलकुलेट। अब तो ये जो बन गया हमारे पास बिल्कुल आसान सा मैट्रिक्स 2 -1 2, और यह आ गया हमारे पास L/2EI, और यहाँ पे जो डिटरमिनेंट डिवाइड में हमारे पास वो यहाँ पे आएगा 3, दैट इज़ पॉजिटिव 3। तो ये बन गया L/6EI 2 2 -1 एंड -1, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं हमारे पास, द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट आर मेड विद रेफरेंस टू सिंपली सपोर्ट अंडर रेनफोर्स बीम। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अंडर रेनफोर्स बीम है हमारे पास। क्या दिया गया है पहला स्टेटमेंट, फेलियर टेक्स प्लेस बाय क्रशिंग ऑफ कंक्रीट बिफोर द स्टील हैज़ वेल्डेड। ये तो आपको सभी को पता है, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पास हमारे क्या होता है कि स्टील पहले वेल्ड होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बोला इसने कि न्यूट्रल एक्सिस मूव्स अप एज अ लोड इज इंक्रीज्ड। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास जो समझो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड फेल्यूर है, और ये हमारे पास अंडर रेनफोर्स बीम है जिसमें हमने स्टील कम प्रोवाइड
किया है एज़ कम्पेयर टू दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टील अपने मैक्सिमम स्ट्रेस पे पहुँच चुका होता है अंडर रेनफोर्स में, और यहाँ पे जो ई होता है कंक्रीट में वो लेस देन होता है ई मैक्स, दैट इज़ इक्वल टू 0.0035। तो यह आप देख सकते हैं, तभी जाके ये न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट करती है। तो यहाँ आप यह समझ सकते हो कि न्यूट्रल एक्सिस मूव्स अप एज लोअर्स इंक्रीज। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। दिस वन इज एक्चुअली द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो यू कैन आइडेंटिफाई इट्स। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। While designing for steel column of Fe250 grade, a base plate resting on a concrete bristol of M20 grade, the bearing strength of concrete in Newton per mm square in limit state method of design as per IS 456/2000 is। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो बियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होते हैं कॉलम एंड बेस पे, वो होते हैं 0.45 FCK। तो सिंपल यहाँ पे ग्रेड दिया गया है 20 ग्रेड दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 0.45 इंटू 20 करना है, ये हमारा आंसर बन जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक और बात ये भी है कि इस क्वेश्चन को वो दूसरी तरीके भी दे सकता है, जैसे कि हमने बारहा देखा है कि वो क्या करेगा, आपको बियरिंग स्ट्रेंथ ऑलरेडी दे देगा और कहेगा कि कंक्रीट का ग्रेड फाइंड करो। तो वो बिल्कुल आसान है, जैसे कि इसी क्वेश्चन को इन्वर्स करेगा, वो देगा बियरिंग स्ट्रेंथ को भी, जैसे कि आपके पास बियरिंग स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, आप इसका कंक्रीट का ग्रेड निकालो। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको रिलेट करना है 0.545 FCK से, यहाँ से आपका ग्रेड निकल सकता है। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर सकता है वो, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इस वाले क्वेश्चन में। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोला इसने कि लेट द कैरेक्टर स्ट्रेंथ बी डिफाइंड एज द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 50% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड फॉल इजूमिंग एज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4 MPa, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ इन MPa टू बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे पहली जो यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो जल्दी से क्वेश्चन को बहुत ऊपर से रीड करते हैं और सिग्मा टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि होते हैं कि FCK प्लस 1.65 ऑफ डेल्टा। तो वो यहाँ पे बहुत खुश हो जाते हैं कि जब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी दी गई है, तो बिल्कुल जल्दी से कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर रॉन्ग कर देते हैं। ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ते भी नहीं है क्या दिया गया था। यहाँ पे क्या दिया था इसने कि बिलो विच नॉट मोर देन 50% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। यहाँ पे इसने कैरेक्टर स्ट्रेंथ को ही, डिफिनीशन ही को चेंज किया है, क्योंकि हम बोलते थे कि हमारे 5% रिजल्ट ही फेल होते हैं, यहाँ पे इसने बोला कि 50% ही होती है। तो यहाँ पे हम बोलते थे कि ये वाले रिजल्ट 5% हैं और ये वाली जो वैल्यू है वो 1.65 डेल्टा है, तब जाके हमारा ये वैल्यू टारगेट आ जाता था। तो लेकिन यहाँ पे क्या किया है इसने एफ सी के इसी को माना है, इसने बोला है कि FT इक्वल टू FCK। जब इसने डिफिनीशन ही की, परसेंटेज डिफिनीशन प्रोबेबिलिटी को चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन भी चेंज हुआ, तो उसकी वजह से आंसर भी चेंज हुआ। तो क्या है हमारे पास, इसने बोला था कि द टारगेट मीन स्ट्रेंथ टू बी कंसिडर्ड इन द मिक्स डिज़ाइन ऑफ M25 कंक्रीट। तो ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ ही हमारी टारगेट मीन स्ट्रेंथ बन जाएगी इस लिहाज से। तो इसका जो करेक्ट वो रिस्पॉन्स है वो 25 है, ना कि कुछ और, ना कि यहाँ पे मेनली हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन या कोई और ऑप्शन दे जो यहाँ पे इस फार्मूला को लगाने के बाद यहाँ पे मिले आपको आंसर, आप बोलेंगे ये आंसर है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो स्टील का क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल्ड कांस्टेंट M लेस देन MP। तो M लेस देन MP कब होता है कि ये लोअर बाउंड थ्योरम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। एंड मैग्नेटिक कांस्टेंट फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक कोलैप्स मैकेनिज्म आर द कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड बाय एनी करेक्ट प्लास्टिक एनालिसिस रिजल्ट्स विच ऑफ द अबव कंडीशंस डज स्टैटिकल मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस कंसिडर। तो जब हमारा M होता है लेस देन MP, उस टाइम पे कौन सी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अलोन। इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हमारी लोअर बाउंड में भी होना चाहिए, अपर बाउंड में भी होना चाहिए। ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे खाली इक्विलिब्रियम कंडीशंस ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैकेनिज्म तो अभी बना नहीं है यहाँ पे, तो मैकेनिज्म
यहाँ पे भी मैकेनिज्म है। तो इक्विलिब्रियम एंड यील्ड कंडीशंस, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे क्या बोला है कि ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, और गलत करने की प्रोबेबिलिटी, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है पहले, तो आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे। तो आप पूरी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए। क्या बोला है कि द अनड्रेन्ड कोहेजन ऑफ रिमोल्डेड क्ले सॉइल इज 10 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर meter square. If the sensitivity of the clay is 20, the corresponding remolded compressive strength, यहाँ पे आपकी रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालिए। अगर आपको यहाँ पर सेंसिटिविटी को देखेंगे ना, तो हमारे पास पता है कि ये होती है अनकन्फर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्यों यू अनकन्फर्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सैंपल टू दैट ऑफ सेंसिटिविटी किसके बराबर होती है कि रिमोल्डेड सैंपल और नॉन रिमोल्डेड सैंपल की। लेकिन यहाँ पे जो सेंसिटिविटी का रोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप देख सकते हो यहाँ पे अनड्रेन्ड कोहेजन दिया है आपके रिमोल्डेड सॉइल का, यानी कि सी दिया गया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास होती है क्यू यू, वो होती है 2 टाइम्स सी यू, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10, दैट इज इक्वल टू 20। यानी कि सेंसिटिविटी का बिल्कुल भी रोल नहीं है, खाली कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, क्योंकि इसको पता है यहाँ पे सेंसिटिविटी रिलेटेड है क्यू यू रिमोल्डेड, क्यू यू क्या होती है ये फार्मूला, अभी मुझे पूरी तरीके से याद नहीं आ रही क्या होती है फार्मूला, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये फार्मूला यूजलेस फार्मूला है, क्योंकि सेंसिटिविटी का बिल्कुल रोल भी नहीं है। इसने सिंपली बोला है कि करस्पॉन्डिंग रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और इसने ऑलरेडी यहाँ पे रिमोल्डेड की ही दी है क्वेश्चन में, इसने रिमोल्डेड की ही दी है। रिमोल्डेड यहाँ पे है, रिमोल्डेड यहाँ पे भी है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है यहाँ पे।